लेकिन यहाँ क्या होगा, पाई R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू MI1, यानी N2 B1 क्या लिखोगे, म्यू नॉट N1/L पाई R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू MI1, यानी M इक्वल टू आ गया म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का होल स्क्वायर बाई L। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, है ना। ये मान लो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड सेम यही, उसमें भी M की वैल्यू यही निकल के आएगी। अब क्या होगा उसमें, लेकिन N1 इक्वल टू MI2, तो N1 क्या लिखेंगे, B2A1 इक्वल टू MI2। अब इसमें क्या हो जाएगा, N1 ये होगा म्यू नॉट N2/L इंटू I2 इंटू एरिया। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो अब इससे एसोसिएटेड करंट जो है, इसमें जो करंट है उसको चेंज कर रहे हैं, तो इस सोलेनोइड से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, तो इतने पार्ट से तो होगा क्योंकि तो इसके इनसाइड है। तो यानी क्या हो जाएगा, पाई R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू MI2। तो आप देखो I2 से I2 कैंसिल आउट करो, अल्टीमेटली ये वाला पार्ट अपने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो K की वैल्यू है ना वो लेस देन 1 मिलेगा। इस केस में आप देखो K की वैल्यू 1 मिल जाएगा। ये लिख लो, फिर बताता हूँ मैं आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, लिख लिया। तो इसमें भी जो M की वैल्यू है तो कितना आ गया, M इक्वल टू आ गया म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का होल स्क्वायर बाई L, है ना। अब इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या, देखो इसी का पहले वाले का बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि M इक्वल टू हम बोल रहे हैं K√L1 L2। पहले L1 निकाल लेते हैं। तो L1 क्या मिला था अपने को, मतलब म्यू नॉट, L की वैल्यू अपने को जो मिली थी वो थी म्यू नॉट N² पाई R²L, ये था। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, N को हम लोग, तो म्यू नॉट N/L का होल स्क्वायर पाई R²L, यानी L इक्वल टू है म्यू नॉट N² पाई R²। ये हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस है ना। इसको यूज करेंगे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा
n1 का होल स्क्वायर बाई एल पाई r1 का होल स्क्वायर, L2 इक्वल टू होगा म्यू नॉट n2 का होल स्क्वायर बाई एल, ये क्या लिखेंगे पाई r2 का होल स्क्वायर, सेल्फ इंडक्टेंस तो ये होगी, इसमें रख देते हैं देखो, और m की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ, तो हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 का होल स्क्वायर बाई एल इक्वल टू के रूट, पहले वाले का बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो पहले वाले का में क्या था हमारा, पहले वाले में तो दोनों का रेडियस सेम थी ना, तो ये भी आर था और ये भी आर था, दोनों दोनों वाले में आर थे दोनों का, ठीक है ना। मैं पहले ए ऑप्शन की उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, और यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये आर ही है ना, क्योंकि वहाँ कितना आ जाएगा, एरिया की जगह क्या आ जाएगा वहाँ पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ना, तो म्यू नॉट n1 का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल, म्यू नॉट n2 का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल। आप यहाँ देखो सॉल्व करो, k इक्वल टू इस केस में क्या चला रहा है, 1 चला रहा है, ठीक है। दूसरे पार्ट में चलो देखो आप, दूसरे वाले पार्ट में जब हम लोग जाएंगे तो L1 होगा म्यू नॉट n1 का होल स्क्वायर बाई एल पाई r1 का होल स्क्वायर, L2 इक्वल टू होगा म्यू नॉट n2 का होल स्क्वायर बाई एल पाई r2 का होल स्क्वायर। अब इसमें रखो आप, तो m इक्वल टू के रूट L1 L2, तो m की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 का होल स्क्वायर बाई एल इक्वल टू के रूट म्यू नॉट n1 का होल स्क्वायर बाई एल पाई r1 का होल स्क्वायर, फिर म्यू नॉट n2 का होल स्क्वायर बाई एल पाई r2 का होल स्क्वायर। आप देखोगे के की वैल्यू यहाँ चली आएगी r1 बाई r2 जो कि लेस देन 1, क्योंकि r2 ग्रेटर देन r1 है इस केस में, ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगी अपने, ये लिख लो आप। क्योंकि इस केस में r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r है, ठीक है ना, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r है।
लिख लिया? हाँ सर। ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस of a ring and long solenoid. इनके बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी ये फाइंड करना है। तो हमारे पास में ये सोलेनोइड है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये लॉन्ग सोलेनोइड है हमारे पास में। ना तो एल लेंथ के लिए बात करना है अपने को। तो एल लेंथ में मान लो इसके नंबर ऑफ टर्न अगर एन है ना, तो अगर ये एल लेंथ की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न अगर एन है तो एन बाई एल हमारे पास स्मॉल एन होगा। इसकी जो रेडियस है ये स्मॉल आर लिया मैंने, और एक रिंग है यहाँ, ठीक है, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इसके नंबर ऑफ टर्न है मान लेते हैं एन डैश है मान लो, ठीक है। एन डैश क्या है, इसके नंबर ऑफ टर्न है। हमें इस कॉम्बिनेशन की म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए। तो ध्यान से देखिए अब आप, अगर मान लो मैंने इसमें करंट चेंज किया तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से इसमें फ्लक्स ऐसे निकालेंगे, उतना आसान तो नहीं है, क्योंकि ये तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें करंट चेंज करता हूं तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि इतने पार्ट से तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। इससे अगर आप देखोगे, क्योंकि सोलेनोइड के बाद तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है, केवल इतने पार्ट से तो फ्लक्स चेंज होगा। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। हरी बात में भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस तो है, इसमें करंट चेंज करो या इसमें करंट चेंज करो, मिलना तो है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें करंट चेंज करेंगे सोलेनोइड में, और इससे एसोसिएटेड फ्लक्स देखेंगे, है ना। तो कैसे कि मैं सोलेनोइड में करंट चेंज कर रहा हूं, तो इसको ले रहा हूं मैं आई एस, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एन रिंग फाई रिंग, ठीक है। तो एन रिंग कितना है, एन डैश है, फाई मतलब क्या लिखेंगे, बी एस इंटू रिंग इक्वल टू एम इंटू आई एस, एन डैश इंटू बी एस, यानी म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई एस इंटू एरिया, एरिया तो यही हो जाएगा कौन सा, पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू एम आई एस। हमारे पास आई एस से तो आई एस कैंसिल आउट हो गया, तो एम आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस में, म्यू नॉट एन डैश एन पाई आर स्क्वायर बाई एल, यही आंसर है। समझ में आया? अरे भाई कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं हाँ आया तो सर। कुछ लिख लिया? नहीं सर।
हो गया ना? हाँ सर। हम्म, सर हाँ बोलिए। सर अगर हम फ्लक्स सोलेनॉइड के लिए भी निकालते तो एरिया हम क्रॉस सेक्शन का लेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होता अगर उसके प्रॉब्लम लिए नहीं लेना नहीं, होता? मतलब आपने हमने मतलब इसमें करंट चेंज करके, रिंग में करंट चेंज करके ना। हाँ सर। तो लेकिन आपको मालूम है कि इसकी वजह से जो लाइंस ऑफ ऐसे इस तरह की लाइंस बनेगी, उसको कैसे इंडिकेट करोगे आप, कैसे निकालोगे बताइए? आप ये तो नहीं कह सकते कि सर हम यहीं से ऐसे बनाएंगे, क्योंकि फ्लक्स तो और भी जा रहा है ना ये, मतलब लाइंस का फ्लक्स तो ऐसे जा रहा होगा, उसको कैसे निकालोगे? सिर्फ एल लेकिन लेंथ के लिए नहीं निकालना? नहीं नहीं, एल लेंथ के लिए निकालना है, तो एल लेंथ में कैसे निकालोगे? कह रहा हूँ मैं, चेंज कर रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो चेंज करेगा है, कैसे निकालो? क्योंकि हमने रिंग का जो सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाला, तो एक तरह से अजम्पशन था वो तो, क्योंकि उससे तो पूरा फ्लक्स यहाँ से होगा ना पूरा। लेकिन फिर भी हमने सेंटर पे जो बी था उसके करस्पॉन्डिंग निकाला, जो कि वो तो देखा जाए बिल्कुल ही गलत था वो तो। लेकिन वो एक अजम्पशन था कि हम लोग मान सकते हैं, मतलब कि सब जगह बी क्या है, सेम है। इसमें कहाँ बी सेम है? आप ये इसी में देख लो, यहाँ से यहाँ तक बी चेंज कर रहा होगा हमने, जबकि सेंटर पे जो बी हो वही मान के किया था वहां। आ रही बात समझ में आपको? हाँ लेकिन सर। लेकिन इसमें चेंज करते हो तो ये तो हमें मालूम ही, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मान रहे हैं यहाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान रहे, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना आसान है ना। ठीक है। ओके सर, समझा। जैसे अभी आगे भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, जैसे आप ये आओ, जैसे हमारे पास में जैसे एग्जाम्पल 31 है ना। एग्जाम्पल 31 में क्या हो रहा है देखो, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स ऑफ रेडियाई A1 एंड A2। और साथ में ये भी कह रहा है कि A1 लेस देन A2, यानी ये कंडीशन बता दी इसने अपने को। तो अब आप इसी क्वेश्चन में जैसे मैं कहूँ आपसे कि इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा, जो कि दोनों कॉइल्स का जो प्लेन है वो एक ही उसमें है ना, तो एक ही प्लेन में दोनों हैं। तो अब आप बताइए, अगर मान लो मैं A1 में करंट चेंज करता हूं, तो A2 से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना आसान है? बताइए मुझे, पॉसिबल है? नहीं है। देख लो आप, A1 में मतलब जो A1 रेडियस की जो रिंग है, उसमें फ्लक्स चेंज करके, उसमें करंट चेंज करके देखेंगे तो क्या उससे रिंग से निकालना आसान है? बार वाले में नहीं। लेकिन बार वाली में करंट चेंज करके उसमें फ्लक्स निकालना आसान है, क्योंकि कंडीशन उसने दिया है A1 लेस देन A2, यानी उसके बड़ी वाली रिंग के सेंटर पे जो बी होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम फ्लक्स निकाल लेंगे। ये समझ में आया? हाँ सर। है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में ये रिंग है, ये A1 है और ये A2 है। हमें इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए दोनों का, है ना। इनमें नंबर ऑफ टर्न भी ले सकते हैं, इसमें 1 1 नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न क्या है, 1 1 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कोइल में करंट चेंज करेंगे, यानी इसमें I2 करंट चेंज करेंगे, तो N1 ∅1 इक्वल टू MI2। है ना। तो N1 ∅1 इक्वल टू MI2, तो N1 तो इस केस में 1, इसमें भी 1 है, यानी यहाँ N1 इक्वल टू 1 है, N2 इक्वल टू भी 1 ही है। तो अब इसका लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो ये तो हो गया 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, B2 इंटू A1 इक्वल टू MI2। वैसे तो डॉट प्रोडक्ट होता है। फिर से देखो, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ है ना,
तो बाहर की तरफ फिर इसका एरिया भी मैंने बाहर की तरफ मान लिया, इसका एरिया भी इधर है, तो फिर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मतलब cos 0 1 हो जाएगा हमारे पास में। तो ये क्या लिखोगे, म्यू नॉट I2 बाई 2A2, बाहर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया पाई A1 का होल स्क्वायर इक्वल टू MI2। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट पाई A1 का होल स्क्वायर बाई 2A2, ये आंसर है। ओके, लिख लो इसको। लिख लिया? सर सर आप ये समझा सकते हैं क्या कि आपने वो कैसे बताया, अंदर वाला जो सर्कल है उस वहां पे करंट नहीं चेंज करवाएंगे वैसे? देखो ना, मान लो जैसे इस पे करंट चेंज किया, मान लो इस पे करंट मैंने I1 ऐसे लिया, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ऊपर आ रही होगी, यानी मैग्नेटिक लाइंस फोर्स ऐसे निकल के ऐसे जा रही होगी, ऐसे निकल के ऐसे जाएगी। तो आप हाँ देखो कि क्योंकि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है, तो पहले तो ये वाला फ्लक्स निकालेंगे, उसमें से फिर ये फ्लक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप ये बताइए मुझे, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स निकालोगे कैसे, क्योंकि हमें तो आता ही नहीं है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस रिंग की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है बता सकते हो इस प्लेन में, ये नहीं। सीखा था हम लोग। तो फिर हाँ सर, समझा, थैंक यू। लेकिन लेकिन इसका चेंज करने से हमें ये मिल रहा है, तभी तो उसने दिया ना कंडीशन हमें A1 लेस देन A2, इसका मतलब यहाँ सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तभी तो मैंने यहाँ यूज कर लिया उस कॉन्सेप्ट को। हाँ ओके, सर, समझा। हाँ लिख लिया सबने ये? सर, एक मिनट। हम्म, हाँ सर, लिख लिया। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल है कि इंड्यूस करंट आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, वो बात करेंगे ना, तभी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला है। जब इसमें करंट चेंज करेंगे तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्यों, डेफिनेटली होगा। देखो कैसे, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करो, तो डी बाई डी टी N1 ∅1, ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 1 हो गया ना, इक्वल टू क्या होगा, M di2/dt होगा कि नहीं होगा। और अगर उसका रेजिस्टेंस आपको पता है तो आप उसमें करंट बता सकते हो ना, E1/R, बिल्कुल ठीक है। वो तो अभी आगे क्वेश्चन करूंगा ना मैं, आगे क्वेश्चन दिए मैं, आई बात समझ में। इंड्यूस्ड करंट क्यों नहीं होगा उसमें, इसमें करंट चेंज करेंगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, तभी तो इंड्यूस्ड इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो इंड्यूस करंट भी जनरेट होगा इसमें। जैसे दूसरा है कि मान लो ये रिंग है, इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास में स्मॉल r है, और एक आर्क में ले रहा हूं यहाँ, एक आर्क है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है कैपिटल R है।
अब यहाँ भी कंडीशन दिया हुआ है कि कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के कंपैरिजन में है ना काफी ज्यादा है। तो अब इसका भी अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, इस सिस्टम का भी। ठीक है, ये आर्क है, ठीक है, और ये रिंग है, ये दोनों एक ही प्लेन में है। तो फाइंड दी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ गिवन सिस्टम। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। हो गया? अच्छा, ये एंगल बताना पड़ेगा लेकिन मुझे, है ना। ये एंगल है साई, ये एंगल या तो थीटा मान लो, ज्यादा अच्छा है। ये एंगल थीटा है, लेकिन थीटा किस में है? रेडियन में है। निकलिया? हो गया क्या? कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। सर आंसर म्यू नॉट थीटा r by 4 है। पता नहीं, आंसर तो नहीं मालूम मुझे। देखो कैसे करेंगे। इसमें भी क्या होगा, इस आर्क में करंट चेंज करेंगे तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में n
फाई इक्वल टू एम आर्क, है ना। तो एन तो यहाँ 1 ही है और फाई आर्क की वजह से बी कितना होगा यहाँ, म्यू नॉट आई आर्क बाई 4 पाई आर इंटू थीटा इंटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम आई आर्क। आई आर्क से आई आर्क कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एम की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट थीटा आर स्क्वायर बाई 4 आर, यही था ना। हाँ सर। तो यही आंसर है, जहाँ थीटा किस में है, रेडियन में है, ध्यान रखना है। क्लियर भाई सबको। हाँ सर। अब जैसे और भी क्वेश्चन इसमें, जैसे इसी पर यहाँ आते हैं पहले हम लोग, फिर वापस 30 ना इसमें है ना, ये क्वेश्चन करो आप 32 33, ये दोनों क्वेश्चन करो। हो गया। हाँ सर। तो 32 तो होना ही था क्योंकि वो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उस केस में क्या होगी, 0, क्योंकि कोई फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। अगर किसी एक में करंट चेंज करेंगे तो दूसरे से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। कोई वो फिनोमेना होगा ही नहीं वहां, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, 0 ही है। लेकिन 33 में किसी एंगल पर है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ।
solve the above problem if the planes of coils make theta angle with each other, है ना। तो इस केस में क्या होगा देखो, समझ लेते हैं हम लोग। तो जैसे इसमें क्या होगा कि ये मान लो प्लेन है और दूसरा जो है वो इस तरह से दिया है इसने, ये है ना, ये सेंटर है दोनों का। तो अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, मान लो अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे ये ऐसा नजर आएगा। एक प्लेन ये है, मतलब ये पूरा एक प्लेन में ऐसे ये रिंग ऐसे रखी हुई है ना। और दूसरा जो है ये सेंटर ये है और दूसरा रिंग ऐसा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये थीटा दिया हुआ है। ओके, समझ में आया है पॉइंट? ये है ना, एक रिंग, मतलब रिंग तो ऐसे है, ये रिंग है पूरी, एक रिंग को ऐसे रखा हुआ है तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको रिंग को। ओके, तो आप ये देखो, इसमें अगर आपने करंट चेंज किया, यानी इसमें अगर करंट चेंज किया तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स यानी इसकी वजह से बी तो इधर होगा ना। लेकिन इसका एरिया या तो इधर लो या उधर लो, एरिया आप उधर ही ले लो, इसका एरिया तो इधर होगा ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल देखना है आपको। तो अगर ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना आ रहा है, यहाँ थीटा ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स है हमारे पास में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। तो यहाँ क्या करना था, मान लो ये रिंग 2 है, ये रिंग 1 है, तो हमें 2 में 1 में एक तरह से फ्लक्स चेंज निकालना है। तो क्या लिखेंगे, N1 इक्वल टू MI2। तो N1 तो 1 ही है, 5 1 क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, B2 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर इक्वल टू MI2, है ना, तो 1 ही है। तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये होगा लेकिन म्यू नॉट I2/2R, है ना। अगर इस, ये आर क्या मतलब, इसने बी रेडियस लिया मेरे ख्याल से ना, तो बी और इसका एरिया तो पाई ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू MI2। तो I2 से तो I2 कैंसिल आउट हो गया, तो M कितना हो जाएगा, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2B, ये होगा। आगे बात समझ में सबको, इस तरह से देखना है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। हाँ सर। अब उसी तरह जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, उसने 2 लूप अपने को दिए हुए हैं, उसको सोचो, थोड़ा सोचो आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 34 देखो, करो इसको। एक मिनट।
हो गया? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हो गया क्वेश्चन? बताऊं क्या? हाँ सर। हाँ सर। देखो कैसे करेंगे, एक मिनट फिगर बना लेता हूँ। ये 2 वायर है, इनफाइनाइट वायर है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वीडियो दिख रहा है आपको क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। इसमें देखिए कि अगर मैं इसमें करंट चेंज करता हूं तो क्या इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना आसान है? नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें करंट चेंज करेंगे। ये इनफाइनाइट वायर है, तो आप देख रहे हो कि ये जो वायर है और ये जो वायर है ये तो इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं, तो इनका इफेक्ट इस पे क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो इसमें करंट ऐसे घूम के आएगा, तो इन दोनों वायर का इफेक्ट रहेगा, इसका और इसका, इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, इससे इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालेंगे जब इसमें करंट आई चेंज करेंगे हम लोग। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक dx थिकनेस की ये स्ट्रिप लिया हमने, तो ये हमें मालूम है कि ये भी b है। तो इस वायर और इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो दोनों की वजह से b निकाल लेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा। और जो फ्लक्स आएगा उसको क्या करना है, हमने एम आई कर देना है। तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा पहले हमारे पास में b इंटू डी एक्स, एरिया इंटू बी, है ना। तो b मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो पहले वायर की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x, लेकिन उस वायर की वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ होगा क्योंकि इसका अंदर होगा, इसका बाहर होगा। तो माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए प्लस एक्स, और ये इक्वल टू एम आई होगा। और इसको इंडिकेट करना पड़ेगा, लेकिन कहां से कहां तक, C टू C प्लस बी। तो हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई, और यहाँ मिलेगा dx बाई एक्स माइनस dx बाई ए प्लस एक्स। ये हो गया C टू C प्लस बी, C टू C प्लस बी इक्वल टू एम आई। आई से तो आई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एम आ गया म्यू नॉट बी बाई 2 पाई, और ये मिलेगा एल एन सी प्लस बी बाई सी माइनस एल एन, ये हो जाएगा हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी। ये आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर। है ना। तो ये कॉन्सेप्ट लिख लो इसको।
हो गया सर। लिख लिया ना सबने? हाँ हेलो। सर। अच्छा, तो नेक्स्ट। पहले क्या करना है आपको, प्रॉब्लम नंबर 12 करना है ना? एक मिनट रुको। पहले प्रॉब्लम नंबर 12 करना है, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 35 36, एग्जाम्पल 35 36। ठीक है, करो ये क्वेश्चन, पहले ये करेंगे।
हो गया क्या? कर लिया आप लोगों ने? सर 36 एक बार एग्जांपल बता दीजिए। हाँ बता दो। 36 में अब जैसे अपने को एग्जांपल 36 दिया हुआ है यहाँ, इफ द करंट इन द इनर लूप चेंजेस अकॉर्डिंग टू, अब देखो इसने कहा इनर लूप का, इनर लूप में हम लोग करंट चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहले हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे और इसकी बाहर जो है एक कैपेसिटर लगा रखा है, अंदर वाले में जो करंट चेंज कर रहा है वो है I इक्वल टू 2T स्क्वायर। If the current in the inner loop changes according to I equal to 2T square, then find the current in the capacitor as a function of time। तो कैपेसिटर में अपने को बताना है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, इस वाले की रेडियस मैंने मान लिया कि बी है, सॉरी इसका ए मान लेते हैं, अंदर वाले की रेडियस को ए मान लेते हैं, बाहर वाले की रेडियस को बी मान लेते हैं। तो हमने निकाला था कि बाहर वाले क्या मिला था अपने को, अभी यहाँ फाइंड किया था मैंने, उसी को यहाँ यूज कर लूंगा मैं। कहाँ गया, ये वाला था ना ये, एक मिनट अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस वाले को मैं यूज करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट पाई, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी इनकी, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2b, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, है ना। इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस ये मिल गई मुझे। अब क्या करूंगा मैं, क्योंकि इसमें करंट चेंज कर रहा, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा ना, है ना। तो क्या लिखेंगे, एम आई इक्वल टू, इसको ऐसा करते हैं 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा φ2, और ये क्या हो जाएगा I1। तो φ2 इक्वल टू एम I1, यानी φ2 इक्वल टू एम I1 का मतलब क्या हुआ कि φ2 इक्वल टू म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2b इंटू I1, जो कि 2t स्क्वायर है, ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो d φ2 बाई dt ये क्या हो गया, E2 हो गया, है ना। अब E2 हो गया तो इसको क्या, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई बी इंटू 2t हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया E2। अब E2 आ गया, तो आप ये देखो कि डायरेक्शन के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें तो इसमें क्या बताना है, चार्ज बताना है। तो मान लेते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि इसमें मान लो करंट हमने ऐसे चेंज किया, आप ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो मैं इसमें करंट ऐसे इंक्रीज करा रहा हूँ, क्योंकि टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वजह से बी ऐसे इंक्रीज करेगा, तो बी ऐसे इंक्रीज करेगा तो ये ऐसे अंदर की तरफ जाएगा ना इस केस में, यानी इस केस में इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसमें करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, इसमें करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, क्योंकि उसको क्या करेगा अपोज करेगा, इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे होना चाहिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये होगा, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज होगा और यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। एक मिनट और इसमें देखते हैं और कुछ दे रखा है कैसे, इसका रेजिस्टेंस भी दिया है क्या इसमें, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, तो इसका वाला रजिस्टर तो इसमें बता ही नहीं रखा यार, सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस भी है इसका, इस वाले में रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो ये हमारे पास में आ गया, तो इसको ऐसा बना सकते हैं, इसका इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, तो सर्किट ऐसा बना लेते हैं ना कि ये प्लस, ये माइनस, ये ए, ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर यहाँ दिया हुआ है, तो ये आर है, सी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसमें ये आई करंट फ्लो कर रहा है, तो माइनस ई प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर इक्वल टू 0, यानी चार्जिंग वाला केस हो गया, जहां हमारे पास में करंट क्या है,
करंट यहाँ से सॉरी मतलब E2 मिल गया ना, E2 मिल गया तो इसको यूज करेंगे हम लोग, यहाँ सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर। ठीक है, इक्वल टू होगा हमारे पास में R, है ना, और I को क्या लिखेंगे, dq बाई dt। ठीक है, एक मिनट, इसमें और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? इसमें करंट अपने को दिया हुआ है, तो हमारे पास में E कितना आ रहा है यहाँ, ये आ गया, ये मिल गया, केवीएल अप्लाई करेंगे। क्या बताना है, करंट बता रहे हैं ना, चलो। तो ये हमारे पास आ गया है ना, हमें करंट बताना, तो इसका मतलब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको RI रहने देता हूं मैं। यहाँ E की वैल्यू रखता हूँ, E की वैल्यू कितना है यहाँ, तो म्यू नॉट पाई A स्क्वायर 2T बाई B, आपको दिख रहा है? एक मिनट, सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। ये RI आ गया है ना, तो आप देख रहे हो यहाँ T भी है, Q भी है, हमें करंट चाहिए, तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले T के रेस्पेक्ट में, हो जाएगा 2 म्यू नॉट पाई A स्क्वायर B माइनस 1/C dq बाई dt इक्वल टू R, ये हो जाएगा di/dt। ओके, और ये क्या हो गया हमारे पास में I, तो 2 म्यू नॉट पाई A स्क्वायर बाई B माइनस I/C इक्वल टू R di/dt। यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो dt इक्वल टू R, ये हो गया di डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट पाई A स्क्वायर बाई B माइनस I/C। तो इसको इंडिकेट करेंगे, तो इनिशियली करंट 0 था, ये टाइम t है, सॉरी करंट I हो जाएगा, और ये 0 था, ये t हो जाएगा, तो हमारे पास है t इक्वल टू R। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/-1/c ना, ठीक है ना, और ये हो जाएगा ln 2 म्यू नॉट पाई A स्क्वायर बाई B माइनस I/C, है ना, ये लिमिट लगा दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 0 to I के, कर लोगे? तो दिख रहा है क्या है? हाँ सर अभी दिख रहा है अच्छे से। ये समझ में आया ना, कुछ नहीं किया मैंने, देखो इसको सिंप्लीफाई करके किया मैंने, ये वाली क्वेश्चन है ना, इस वाली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके बस इंडिकेट किया मैंने, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/c आएगा ना, क्योंकि यहाँ क्या है देखो, -1/c है, तो आपको मालूम है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, यानी ये आएगा हमारे पास में t इक्वल टू RC माइनस के साथ, तो ये मिलेगा अपने को यहाँ ln 2 म्यू नॉट पाई A स्क्वायर बाई B माइनस I/C डिवाइड बाई, ये पूरा होल डिवाइडेड बाई, तो यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2 म्यू नॉट पाई A स्क्वायर बाई B। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ आप, है ना, सिंप्लीफाई करो तो आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये लिख लो पहले यहाँ से, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? हाँ सर।
लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया ना? हाँ सर। हम्म, हाँ सर, लिख लिया। ठीक है। तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस को लेकर हो गया। काफी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, डिफरेंट डिफरेंट और भी आपको मिलेंगे तो वो करिएगा, है ना। लेकिन ये मेन मेन जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया था, मेन मेन जो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स थे वो भी बता दिए, ठीक है। तो हमारे पास इसको लेकर बात हो गई है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को लेकर बात हो गई है। अब है इसमें और क्या क्या रह गया भाई, एक मिनट देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी कर लिए हमने, हाँ। अब कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, मैंने डिस्चार्जिंग वाला केस आपको पढ़ा ही दिया था, है ना। तो कॉम्बिनेशन में पढ़ा देता हूँ साथ में, क्योंकि ये हो ही गया इक्विवेलेंट वाला, म्यूचुअल इंडक्शन हो ही गया। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ। तो इसमें पहला ले रहा हूं मैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो केस हम लोग स्टडी करेंगे। पहला केस ये है कि ये इंडक्टर्स जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसकी जो इंडक्टेंस है वो L1 है, इसकी इंडक्टेंस L2 है, और यहाँ हमने एक बैटरी जिसका EMF वो कनेक्ट किया हुआ है। हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट क्या चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। तो मान लेते हैं कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है और ये अपने को फाइंड करना है, ये E है। तो क्या होगा कि मान लो यहाँ से I करंट गया
और आई को हम लोग इंक्रीज करता हुआ मानेंगे, तो यहाँ भी सेम करंट जाना चाहिए, सेम बैटरी से मैंने कनेक्ट कर ही दिया, तो आई को भी यहाँ से इंक्रीज करता हुआ मानेंगे, तो ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, और यह अपने को क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स ऐसे इंक्रीज करेगा ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, उसी तरह यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो ऐसे इंक्रीज करेगा, इसमें क्या करेगा, ये अपोज करेगा, तो ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। उसी तरह इसमें भी फ्लक्स ऐसे इंक्रीज करेगा, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, इसको अपोज करेगा, तो ये प्लस और ये माइनस, ये एल टू डी आई बाई डी टी, क्योंकि दोनों में करंट तो सेम ही है। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, एक्चुअली देखो अब यहाँ इसमें जब हमने करंट इंक्रीज किया तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स ऐसे इंक्रीज किया, तो वही फ्लक्स आगे भी तो जाएगा, तो इसमें ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो यानी इसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यानी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से भी क्या होगा, यहाँ इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो ये भी क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे, एम डी आई बाई डी टी। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट है वो तो आई है ना, इसलिए यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आएगा वो एम डी आई बाई डी टी। उसी तरह इसमें फ्लक्स ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो आप हमें एक तो मालूम है, जैसे यहाँ भी हमें इसमें करंट चेंज कर रहे हैं, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें जब करंट चेंज करोगे तो इससे भी तो एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहाँ से भी फ्लक्स क्या करेगा, ऐसे इंक्रीज करेगा, यानी इसमें करंट चेंज करेंगे तो इसमें फ्लक्स पड़ेगा, तो ये भी इसको अपोज करेगा, तो अपोज करेगा, तो यहाँ भी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और एम डी आई बाई डी टी यहाँ भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो करंट आई है, तो ये लूप बनाएंगे हम लोग, यहाँ केवीएल अप्लाई करेंगे, तो ये माइनस ई प्लस एल वन प्लस से माइनस डी आई बाई डी टी, प्लस ये म्यूचुअल इंडक्शन का भी तो आएगा, तो प्लस एम डी आई बाई डी टी प्लस एल टू डी आई बाई डी टी, प्लस इसका भी एम डी आई बाई डी टी, और ये इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी E इक्वल टू अपने को मिलेगा L1 प्लस L2 प्लस 2M इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये मान लेते हैं, एक इसकी वजह से मिलेगा अपने को, इसमें क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ई प्लस एल, क्योंकि वो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, डी आई बाई डी टी इक्वल टू 2 है ना, या E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 2 इसको मान लेते हैं, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो आप यहाँ देखोगे कि सेल्फ इंडक्टेंस इस सर्किट की आ गई L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है, अगर इसने M गिवन है तब हम लोग L1 प्लस L2 प्लस 2M करेंगे, अगर M नहीं दिया है फिर आप M नहीं ले सकते, फिर M को हम यहाँ 0 पुट करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इस केस में L इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 आ जाएगा, ये लिखो आप, ये बात समझ में आ गई भाई सबको? हाँ सर। है ना।
लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। 1 मिनट सर। हम्म। हाँ सर लिख लिया। इसी का दूसरा केस ये है बी। मान लो इस तरह से हमने कनेक्शन बनाया, एक तो ये इस तरह से, इस तरह से मान लो अगर कनेक्शन दिया, तो ये माइनस है, प्लस है, ये तो अब इसमें देखो, इसमें करंट ऐसे आई इंक्रीज कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा इंक्रीज कर रहे हैं तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स ऐसे इंक्रीज करेगा, ये आई इंक्रीज ऐसे करेगा। तो इसका अगर ये L1 है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस और ये माइनस, और ये L1 di/dt, है ना? उसके बाद करंट इसमें ऐसे आ रहा है, ऐसे जाके यानी से एसोसिएटेड फ्लक्स ऐसे इंक्रीज करेगा। तो ये इसको अपोज करेगा तो यहाँ क्या मिलेगा अपने को? यानी ये प्लस, ये माइनस, ये L2 di/dt, है ना? अगर इसका L2 है तो अब ध्यान से समझना, देखो इसमें, अब इसमें तो हमने मिल गया अपने को सेल्फ इंडक्शन की वजह से, अब इसकी वजह से इसमें फ्लक्स ऐसे इंक्रीज करेगा तो ये अपोज करेगा ना। इसमें फ्लक्स ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो इसके में करंट चेंज करेंगे तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो इसको अपोज करेगा। तो क्या लिखोगे अब इसको? यहाँ इसको लिखोगे इस तरह से, यानी प्लस और ये माइनस, ये M di/dt लिखोगे। उसी तरह इससे एसोसिएटेड फ्लक्स ऐसे इंक्रीज करेगा, इसमें मतलब सॉरी, इसमें करंट चेंज करेंगे तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, जैसे इंक्रीज करेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ क्या बनेगा? ये प्लस और ये माइनस, ये M di/dt। ये लॉजिक समझ में आया सबको? तो KVL लगा देंगे, क्या हो जाएगा? -E प्लस L1 di/dt, लेकिन इसका क्या लिखेंगे? -M di/dt, इसका प्लस L2 di/dt -M di/dt, और ये इक्वल टू क्या होगा? 0। तो हमारे पास E इक्वल टू आ जाएगा L1 L2 -2M इंटू di/dt, इक्वेशन नंबर 3। तो कंपेयरिंग 2 and 3, इस केस में सेल्फ इंडक्टेंस अपने को मिलेगा L1 प्लस L2 -2M, और L इक्वल टू मिलेगा L1 प्लस L2 प्लस -2M, और इफ M इक्वल टू 0 है तो फिर L इक्वल टू L1 प्लस L2 मिलेगा। ये लिख लो भाई, क्लियर है वाला पॉइंट? कैसे लिख रहा हूं मैं? यस हाँ और सर। नो? यस सर। लिख लीजिए। कल कितने बजे रखना है क्लास? 2 to 4। हाँ 2 to 4 चलेगा।
हाँ सर। भाई बाकी लोगों ने भी लिख लिया ना? नेक्स्ट हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन का नहीं लेंगे क्योंकि उतना सिंपल भी नहीं है वो, है ना। करना आसान होगा। तो ये प्लस होगा या माइनस होगा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है इससे एसोसिएटेड फ्लक्स ऐसे हो जाएगा L2 di1 di2 बाई dt ना। उसी तरह इससे भी एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, ये होगा L1 di1 बाई dt और इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस और ये E और ये L, यहाँ भी सेम करंट होना चाहिए जो इंक्रीज कर रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस ये L और ये di बाई dt। तो यहाँ E इक्वल टू क्या आ जाएगा L di बाई dt, KVL लगा दिया मैंने यहाँ, यानी di बाई dt इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में E बाई L। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ठीक है। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है, ठीक। अब यहाँ देखो एक लूप ये बनेगा हमारे पास में, ये क्या लिखेंगे माइनस E प्लस L1 di1 बाई dt इक्वल टू 0, यानी यहाँ से di1 बाई dt मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे E बाई L1 मिलेगा। दूसरा लूप में ये बनाऊंगा, है ना भाई, आवाज आ रही है सबको? तो क्या लिखेंगे हाँ हाँ सर। सर। E प्लस L2 di2 बाई dt इक्वल टू 0, यानी यहाँ से अपने को di2 बाई dt की वैल्यू क्या मिल गई E बाई L2 मिल गया। और KCL के अकॉर्डिंग हमें मालूम है क्योंकि I करंट बाइफरकेट हो रहा है, तो I इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो di बाई dt इक्वल टू di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt। यहाँ से क्या करेंगे ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे और यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे, तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या मिलेगा अपने को E बाई L इक्वल टू E बाई L1 प्लस E बाई L2। तो आप देख रहे हो कि 1 बाई L इक्वल टू आ गया 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, तो ये आ जाएगा इसका कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस इस सर्किट का ये हो जाएगा।
लिख लिया? हाँ सर। 1 मिनट सर। हाँ सर, लिख लिया। ये भी लिख लो। चलो ठीक है, फिर अब आप क्या करो, ये EMI की शीट कर रहे हो ना आप लोग? मैंने हाँ आपको सर। क्या क्या दिया था एक्सरसाइज 1 में? BCD दिया था पार्ट 1 पार्ट 2 का। BCD दिया है ना बस? अब क्या करना हाँ है सर। आपको? BCD BCD। अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हो देखो, E कर सकते हो, है ना? E कर सकते हो और F कर सकते हो। नहीं, F नहीं है, रोटेटिंग वाला है ना, डिस्क रोटेटिंग। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। केवल F6 को छोड़ देना है, बाकी सब कर सकते हो। F में F6 को छोड़ के सब कर सकते हो। तो E F कर सकते हो और G नहीं करना है, और H कर सकते हो बाप। ठीक है, H वाला पूरा पढ़ा दिया मैंने। और I भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो बाप, इतना कुछ हो गया है। और सर एक इवन, और बताइए क्या क्या है? हाँ बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, देखो क्या क्या कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में आप E कर सकते हो, सेक्शन E कर सकते हो, F कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्ट F6 ये नहीं करना है। तो E कर सकते हो, F कर सकते हो, उसके बाद में G नहीं करना है, G नहीं करना है, G हटा दो। H कर सकते हो, सेक्शन H कर सकते हो, सेक्शन I कर सकते हो, और सेक्शन I के बाद सेक्शन J भी कर सकते हो। ये कर लो आप लोग। ठीक है, फिर से बताता हूँ। सेक्शन E F में एक्सेप्ट F6 नहीं करना है। H I J ये पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का भी सेम है ना। इतना करवा दिया। इसमें बस LC ऑसिलेशन बचा है आपके, और एक इंड्यूस चार्ज वाला पार्ट बचा है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला बचा है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ाया ना मैंने? नहीं सर। ये बचा, हो जाएगा। कल हमारी क्लास कितने बजे है? 2 बजे। ठीक है, चलिए फिर, ओके, बाय बाय।